वह कलाई छुड़ाने लगी तो बुआ ने उसे घूरकर देखा। अचानक बाबा जी का क्रोध बढ़ गया और उसकी कलाई झटक दी। ले जाओ इसे यहाँ से। वे जोर से चीखे तो गौरी सहम गई। बुआ भी डर गई तो बाबा जी से कारण पूछने लगी। क्या बात हो गई बाबा जी? क्या भूल हो गई बहू से? ये नादान है, इसकी किसी बात का बुरा मत मानिए। बुआ ने बाबा को क्रोध में देख उनका क्रोध शांत करने की गरज से कहा। जिनको मुझ पर विश्वास नहीं, उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह सब तो श्रद्धा का विषय है। जब मन में श्रद्धा नहीं, तो शायद मैं उनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाऊं। बाबा जी के चेहरे का रंग बदला तो बुआ जी उनके चरणों में दंडवत हो गुहार करने लगी। नहीं नहीं बाबा जी, हम तो आपके परम भक्त हैं। नई बहू है, अभी नादान और आपकी महिमा से अनजान है। धीरे धीरे यह भी आपकी महिमा समझ जाएगी। कृपया अपना क्रोध शांत करें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बुआ की गुहार पर बाबा जी तनिक शांत हुए तो बुआ को करार भी लौटा। उन्होंने गौरी को घूरकर देखा और आंखों के इशारे दिखाए, जिसे देख अब गौरी चुप हो गई। पर बाबा जी तो गौरी से अभी भी नाराज थी, तो बुआ को उसे वापस ले जाने को कहते हैं, जिससे बुआ घबरा गई तो बाबा जी के चरणों में दंडवत हो माफी मांगने लगी। उनकी प्रार्थना से बाबा जी का दिल पसीजा तो दोबारा से गौरी की कलाई हाथ में ले ली। थोड़ी देर मौन रहने के बाद बोले, इस पर ऊपरी साया हो गया है, इस कारण दवाई काम नहीं कर रही है। बाबा के यह बोलते ही पहले से भयभीत बुआ अब और अधिक डर गई। समाधान बताए बाबा जी, आप तो अंतर्यामी हैं, किस प्रकार इससे छुटकारा मिले, वह उपाय बताएं। बुआ ने पूछा तो बाबा जी ने सुबह उठकर पीपल में जल चढ़ाने से लेकर चींटियों को आटा खिलाने साथ ही एक अभिमंत्रित धागा और उपायों की लंबी लिस्ट थमा दी। साथ में निर्देश के 3 दिन बाद फिर से यहाँ आए, तब वो आगे का उपाय बताएंगे। घर आकर बुआ ने सबको बताया कि बहू पर ऊपरी साया हो गया है, इसलिए उपाय करने पड़ेंगे। अंकुर को बाबा पर विश्वास नहीं, तो बुआ को इन सब पचड़ों में न पड़ने को कहता है। पर बुआ तो बुआ ठहरी। उसके सारे तर्क उनकी अंधभक्ति के आगे फेल हुए और अंकुर को मन मारकर चुप होना पड़ा। तो अब बुआ जी द्वारा बाबा जी के बताए गए उपचार भी शुरू हो गए। वैसे तो गौरी पहले ही सुबह से थोड़ी ठीक थी, पर अगले दिन अंकुर उसे पास के कस्बे के बड़े हॉस्पिटल में ले गया। वह अधिक इंतजार नहीं कर सकता, उसकी छुट्टियां भी खत्म होने को है। अगर गौरी की तबीयत में सुधार न लगा, तो वह उसे इस हालत में छोड़कर जा नहीं पाएगा। या तो छुट्टी बढ़ानी पड़ेगी या गौरी को साथ में ले जाना पड़ता। इसलिए वह बड़े हॉस्पिटल ही आ गया। वहां जाकर उसके सभी टेस्ट करवाए, तो जिसका उसे शक था, गौरी को टाइफाइड ही हो गया था, जिसका वह उपचार के तौर पर दवाइयाँ ले आया, जिससे अब गौरी को आराम आने लगा। तो सबने राहत की सांस ली। पर बुआ जी के लिए तो यह बाबा जी का ही चमत्कार ही था। 3 दिन बाद बस फिर से बाबा जी के गुणगान गाने लगी। बाबा जी की कृपा से बहू को आराम है, तो कल बहू को लेकर बाबा जी के पास जाना है, ताकि वह पूरी तरीके से ठीक हो सके। वह अंकुर से बोली, बुआ उनकी कृपा से नहीं, डॉक्टर के इलाज से गौरी ठीक हुई है। पहले तो बिना जांच के बीमारी के इलाज चल रहा था, इसलिए ठीक नहीं हो रही थी। अंकुर ने उन्हें समझाना चाहा, पर सब बेकार था। तुम बच्चे तो रहने दो, बाबा जी की कृपा हुई तभी बीमारी पकड़ में आई और दवाई भी लगी, वरना उससे पहले तो बहू को दवाई भी नहीं लग रही थी। बुआ ने अपना तर्क रखा, जिसके सामने अंकुर के सभी तर्क फेल थे। कल अब वहां जाकर आएंगे, फिर मैंने भी वापस जाना है। जैसे ही बुआ ने बाबा जी का नाम लिया, तो गौरी सहम गई, दौड़ती हुई अपने कमरे में आ गई। इसे क्या हुआ? अंकुर ने पूछा। तो बुआ ने अनभिज्ञता जताई, तो उसके पीछे अंकुर भी अंदर आ गया। क्या हुआ गौरी, इस तरह क्यों उठकर आ गई? अंकुर के पूछने पर उसने बस गर्दन हिलाई, पर अंकुर समझ नहीं पा रहा था गौरी के पीले पड़े चेहरे का कारण। बताओ गौरी जी। जी वो, हाँ वो बोलो। मुझे वहां बाबा जी के पास नहीं जाना। क्या हुआ जो इतना घबरा रही हो? मुझे नहीं जाना, कहती वहां अंकुर से लिपट गई। तो अंकुर को वजह समझ नहीं आई, न गौरी बता पाई। अगले दिन सुबह बुआ ने बाबा जी के पास चलने की जिद की, तो
मन मारकर गौरी तैयार हो गई। अंकुर ने बुआ को बहुत समझाया कि गौरी बाबा के चमत्कार से नहीं, डॉक्टर के इलाज से ठीक हुई है। पर बुआ ने नहीं मानना था तो नहीं मानी। वह गौरी को लेकर जाने लगी तो अंकुर बोला, रुक जाओ बुआ। अब क्या हुआ? बुआ खींचती बोली, मैं भी साथ में चलूंगा। मैं भी बाबा जी के दर्शन करना चाहता हूँ। बुआ ने सुना तो खुश हो गई। इससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं। अंकुर भी उनके साथ आया तो गौरी को थोड़ा हौसला हुआ। वे तीनों बाबा जी के सदन पहुंचे। एक निश्चित समय पर फिर से भक्तों का जमावाड़ा इकट्ठा था। बाबा जी ने सबकी समस्या सुनी और समाधान बताया। तो एक एक कर सभी भक्त जन उठ गए। दो चार शेष थे जिनमें गौरी भी थी, पर उनकी बारी आने से पहले ही बाबा जी उठकर चले गए। बाकी सब लोगों को वापस जाने को कहा गया, जो वहां से उठकर बाहर बने खुले मैदान में भजन करने लगे। पर गौरी और बाकी शेष लोगों को अभी वहीं रुकने को कहा गया। कारण पूछने पर बाबा जी थोड़ी देर के लिए ध्यान के लिए गए हैं, बाद में अंदर ही मिलने बुलाएंगे, उन्होंने जवाब दिया। अंकुर बुआ के पास आया। चलिए बुआ अब, ना अभी नहीं, क्यों? आशीर्वाद लेकर ही जाएंगी जब उनका आदेश होगा। अंकुर ने बुआ को बहुत समझाया कि चले, पर उनकी जिद के आगे हार कर अंकुर भी मजबूरी में बैठा रहा। घंटे भर बाद बाकी लोगों को अंदर ही बुलाने लगे। गौरी की बारी आई तो घबराहट बढ़ने लगी, पर आज अंकुर साथ में था तो थोड़ा हौसला हुआ। अंदर जाने लगे तो उन्होंने अंकुर को दरवाजे पर ही रोक दिया कि अंदर सिर्फ वही जा सकता है जिसको समस्या है। गौरी ने यह सुना तो दिल बैठने लगा। कातल नजरों से अंकुर को देखा, पर बुआ ने उसका हाथ पकड़ उसे भी रुकने को बेबस कर दिया। तो गौरी आगे बढ़ी, एक बड़े से हॉल को पार कर। वहां एक छोटे से कमरे के बाहर थी। जो अंदर गए वो बाहर आए। तो अब गौरी की बारी थी। वह धड़कते दिल से अंदर गई। मध्यस्थ रोशनी वाले उस कमरे का वातावरण गौरी के मन में भय उत्पन्न कर रहा था। एक आसन पर बाबा जी विराजमान थे। उसकी आहट बाबा जी ने पा ली थी। खड़ी क्यों है, बैठ जा, सर्द आवाज में बोले। तो वह पालती मारकर बैठ गई। साथ ही नजर उठा कमरे को ध्यान से देख भी रही थी। आराम है तुझे अब? बाबा ने पूछा। जी, जी, मुश्किल से गौरी के हलक से आवाज निकली। उन्होंने कलाई पकड़ने को हाथ बढ़ाया तो गौरी का गला सूखने लगा। फिर से डर रही है? डर मत, जब तक पकड़ूंगा नहीं पता कैसे चलेगा कि उस साय का असर खत्म हुआ है कि नहीं। उन्होंने हाथ बढ़ाया तो गौरी ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया और वे उसी प्रकार उसकी कलाई मसलने लगे जैसे उस दिन कर रहे थे। उस दिन भरी भीड़ में उसने पसीने छूटने लगे थे। आज इस कम रोशनी वाले कमरे में बाबा के ऐसा करने से उसका खून मानो जम गया। चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी हालत खराब हो गई। उसने कलाई छुड़ाने का प्रयास किया तो बाबा जी ने कलाई छोड़ दी और नीचे रखा तांबे का कलश उठा लिया। यह अभिमंत्रित जल है, इसका आचमन लो। इसके बाद भूत प्रेत का साया तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। गौरी को बहुत डर लगने लगा। उसने इनकार किया, पर बाबा जी ने जिद की तो वह दोनों हाथों में वह जल ले लेती है, पर वह उसे ग्रहण नहीं करती। बाबा जी तो अंधे हैं, उन्हें क्या पता चलना। सोचकर उसने वह जल पीछे उंडेल दिया। कर लिया जल ग्रहण? उन्होंने पूछा। जी बाबा जी। झूठ बोल रही हो, मेरी नजरों से कुछ नहीं छुपता। तुमने वहां अभिमंत्रित जल फेंक दिया। यह करके तुमने मेरा अपमान किया है, जिसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बाबा जी ने क्रोध किया तो अब गौरी डर गई। वहां का वातावरण ऐसा था कि वह उस समय उस पर यकीन न करती तो क्या करती। डर के मारे फिर से हाथ बढ़ाया। उन्होंने पुनः जल दिया और अब उसे वह जल ग्रहण कर लिया। पर अब उसे लगने लगा जैसे उसका सिर घूम रहा है। उसे पहले ही शक था, इसलिए उसने जल ग्रहण तो किया, पर कम मात्रा में। पर अब वह गड़बड़ भाप गई और वहां से उठकर बाहर भागने लगी। तो दरवाजे पर दो लोग खड़े थे। चुपचाप अंदर जाओ, बिना बाबा जी के आदेश के तुम बाहर नहीं जा सकती। उनको नाराज करने का अंजाम पता भी है क्या होगा। सारा परिवार खत्म हो सकता है। उनकी आंखें डरावनी और आवाज में धमकी थी, जिससे गौरी भयभीत थी। चलो अंदर, उन्होंने उसे धमकी वाले अंदाज में कहा। तब तक दो आदमी और आ गए। गौरी सब गड़बड़ भाप चुकी थी।
उसे मदहोशी सी छा रही थी, जैसे नशा हो गया है। और यह सब वह जल ग्रहण करने के बाद ही हुआ है, जो उसे बाबा जी ने दिया था। उस जल में ही कुछ गड़बड़ थी। अंकुर जी! उसने पूरी ताकत से आवाज दी, पर अगले ही पल एक हाथ उसकी तरफ बढ़ा और उसके मुंह को बंद कर उसे बलपूर्वक कमरे में ढकेल दिया गया और दरवाजा बंद कर दिया गया। उसे महसूस हो रहा था वह जमीन पर है, पर लगता था अब उसकी इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया हो। जैसे इस पर इस जल का असर क्यों नहीं हुआ? उनके बोलने की गौरी को हल्की आवाजें सुनाई दे रही थी, पर कौन किससे कह रहा था, ये वह समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि अब उसकी चेतना खोने लगी। लगा वह किसी अन्य संसार में है। उसे अपने शरीर पर किसी की छुअन महसूस हो रही थी। वह विरोध करना चाहती थी, पर हाथ नहीं उठा रही थी। विरोध करना चाह रही थी, पर कर नहीं पा रही थी। तभी कानों में गौरी की आवाज सुनी। यह अंकुर की आवाज थी। अंकुर जी पुकार रहे हैं। गौरी के हाथ पैरों ने जैसे स्वतः चलना शुरू कर दिया हो जैसे। जब वह दरवाजे पर चीखी थी, उसकी चीखने की आवाज अंकुर ने सुन ली थी। वह तब से ही दरवाजे पर खड़ा था, जब से गौरी अंदर आई थी। गौरी की आवाज सुनकर वह खुद के कदम रोक नहीं पाया। अंदर आना चाहा तो दो लोगों ने रोक लिया। पूरी ताकत से उन रोकने वाले दो लोगों को धक्का दे वह भागता वही आ गया था। गौरी, गौरी! उसने गौरी को आवाज दी। दरवाजा खोलो। उसने बाहर खड़े उन लोगों को दरवाजा खोलने को कहा, पर उन्होंने यह कहकर इनकार कर दिया कि दरवाजा बाबा जी के आदेश पर ही खुलेगा। तुम्हारे बाबा की तो ऐसी की तैसी। साला खोल दरवाजा। मेरी पत्नी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो इस सदन को और तुम्हारे बाबा जी को जमीन में दफन कर दूंगा। उनके इनकार से अंकुर गुस्से में बौखला रहा था। दुष्ट अधर्मी बाबा जी के लिए अपशब्द का प्रयोग करता है। बाबा जी का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, कहते चारों उस पर टूट पड़े। इतने में कीरत दास और सरपंच भी गड़बड़ भाव अंदर आ चुके थे। अगर अंकुर अंदर चला गया तो सब गड़बड़ भाग जाएगा। तो उन्होंने अंकुर को पकड़ लिया। गौरी! उसने आवाज दी, तो गौरी को उसकी आवाज सुनी। बचाओ अंकुर जी! गौरी की घुटी आवाज अंकुर के कानों में पड़ी तो खून में उबाल आ गया। पहलवानी बेशक छोड़ दी थी, पर पहलवानी दांव पेच अभी भूला नहीं था। हाथ का जोर का पटका एक आदमी को मारा तो वह चित जमीन पर ढेर हो गया। दूसरे को काख तले दबा लिया और इस तरह गर्दन मरोड़ी कि गर्दन टूटने की कड़क की आवाज हॉल में गूंजी और उसकी घुटी चीख निकली। अब वे चारों गुर्गे नीचे धूल चाट रहे थे और किरत दास और सरपंच बस मुंह देखने के और ना कुछ कर पाए। किरत दास, तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। वह आंखें तरेलता है तो दोनों की गिग्गी बंद गई। उसने जोरदार पैर का प्रहार दरवाजे पर किया तो वह खुल गया। वहां पर बाबा जी नहीं थे। गड़बड़ भाप कर वहां से अंडरग्राउंड हो चुके थे। देखा गौरी अर्ध बेहोशी में जमीन पर थी। गौरी! उसने गौरी को झकझोरा, पर वह इस हालत में नहीं थी कि उठ पाती, तो उसको गोद में उठाया और बाहर ले आया। बुआ ने देखा तो होश पाकता थे। ये क्या हुआ? सब आपके बाबा जी का किया धरा है। कहा था बुआ मत करो विश्वास इनके पाखंड पर आपको तो सुननी नहीं। अगर मैं समय पर ना पहुंचता तो आज आपके अंधविश्वास के चक्कर में गौरी के साथ क्या हो जाता आप सोच भी नहीं सकती। उसने गुस्से से बुआ से कहा। हुआ क्या? बुआ पूछती रही, पर वह कुछ नहीं बोला। गौरी को उठाकर बाहर ले आया तो बुआ भी उसके साथ आ गई। वह ज्यादा देर रुकना भी ठीक नहीं था। बाबा जी का पाखंड इतना मजबूत था कि उसका कोई विश्वास नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि बुआ भी। इसने बाबा जी के जल का अपमान किया, इसलिए इसकी ये हालत हुई है। कीरत दास ने यह कहकर सबको अपनी तरफ कर लिया। वैसे भी वे सब बाबा के बुने भरम जाल में इतना फंसे हुए थे कि जैसे सही गलत तो कुछ मायने ही नहीं रखता था। जिस तरह गौरी जल पीकर मदहोश हुई, वे सब इसी भरमजाल में यह उलझे हुए थे। अपनी दुख तकलीफ में वे बाबा के पास आते, बाबा का दिया जल पीकर सब कष्ट भूल जाते। लगता उन्हें सब कष्टों से मुक्ति मिल गई है। बाबा का धाम परम आनंद का स्थान, इसलिए वे सब उसे ही गलत साबित करने लगे। अंकुर अकेला था, कुछ भी हालत बन सकती थी। वैसे भी कीरत दास और सरपंच के भक्तों के बीच छिपे गुंडे कब हथियार निकालकर सामने आ जाए,
तो अकेला गौरी को नहीं बचा पाएगा। सोच वांट वह गौरी को बाहर ले आया, पर बाहर कियादास और सरपंच के आदमियों ने उन्हें रोक लिया। सरपंच, अगर चाहते हो कि बाबा के इस सदन के साथ तुम्हारा दाना पानी गांव से ना उठे, तो अभी मुझे जाने दो, और नहीं मन भरा तो तसल्ली कर देता हूँ। उसने अपनी तीखी नजरें सरपंच पर टिकाई, तो फिलहाल वह भी उसे जाने देता है। और अब अंकुर गौरी को घर ले आया। गौरी नशे में थी और अब सो रही थी, पर बुआ तो अभी भी विश्वास नहीं कर रही थी। उल्टा अंकुर को सुनाने लगी कि उसने बाबा जी का अपमान किया, इसलिए गौरी की ऐसी हालत हो गई है। चुप हो जा बुआ, वरना मैं क्या कर जाऊंगा पता नहीं। सब कान खोलकर सुन लो। अब अगर किसी ने भी इस घर में बाबा का नाम लिया, तो बाबा से पहले वह मेरा दुश्मन होगा। बुआ ने अंकुर को गुस्से में देखा तो चुप रहना बेहतर समझा। गौरी को नींद आ गई और वो सो गई थी, पर इतनी देर में वहां अभी भी पहुंच गया। सब घटनाक्रम सुनकर उसका भी खून खौल गया। भैया चलिए, अब हम दोनों चलते हैं। हम उस बाबा को सदन समेत मिट्टी में मिला आते हैं। शांत हो जा अभी, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। उल्टा तोड़ फोड़ का इल्जाम हम पर ही लगा देंगे। जब बुआ अपनी होकर हम पर विश्वास नहीं कर रही, तो वो बाकी अंधभक्त क्या करेंगे? तो क्या ऐसे चुप बैठे रहेंगे? उसने हमारी घर की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। आपने उसका हाथ नहीं तोड़ा, ऐसे ही आ गए। बाबा तो पहले ही भाग गया था। वो मुझे दिख जाता तो उसको तो जमीन में गाड़ ही आता। पर अब तू भी शांत हो जा, करते हैं कुछ, और इस बाबा का भी, पर ऐसे नहीं, कुछ प्लानिंग के साथ। फिलहाल तू अभी शांत हो जा। अंकुर ने अभी को भी शांत किया और खुद भी ठंडे दिमाग से काम लेने का सोचा। बाबा के समर्थक सारे गांव है, वह ऐसे उनसे नहीं निपट सकता। कीरत दास और सरपंच इतनी आसानी से बाबा का साम्राज्य खत्म नहीं होने देंगे, इसलिए उसे पुलिस का सहारा लेना पड़ेगा। 2-3 घंटे नींद में रहने के बाद गौरी जगी तो सर अभी भी चकरा रहा था। अंकुर उसके लिए नींबू पानी बना लाया, पर गौरी सहज नहीं थी। वह बहुत ज्यादा डर गई थी। अगर अंकुर सही समय पर ना आता, तो उसके साथ क्या हो जाता? अंकुर को देखा तो उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। अंकुर भी उसके सिर पर हाथ फिराने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। वह खुद भी भावुक हो रहा था। गौरी चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ। वो तो भगवान का शुक्र करो कि मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे गई और मैं अंदर आ गया। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। पर गौरी सामान्य नहीं हो पा रही थी। थोड़ी देर बाद वह लेट गई। रात को भी खाना बनाने नहीं उठी, ना कुछ खाया। अंकुर ने बहुत कोशिश की उसे खिलाने की, पर उसने कुछ नहीं खाया। रात भर ढंग से सो भी नहीं पाई, नींद में डरकर उठकर बैठ जाती। आखिर अंकुर ने उसे अपनी बाहों में कसकर बांधा, तब वह सोई। पर सुबह भी गौरी उठी ही नहीं, ऐसे ही लेटी रही गुमसुम। अंकुर का गौरी को ऐसी गुमसुम देख दिल फट रहा था। वह अब गौरी को फिलहाल इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता। तो कंपनी में फोन कर कुछ दिन की छुट्टी बढ़ाने की बात करने का मन बनाता है। पर पहले गौरी तो नॉर्मल हो। बेचारी इस घर के पचड़े में फंस कर तो रह गई थी। ऊपर से बुआ ने बाबा जी के चक्कर में डालकर और खिलारा पा दिया। गौरी, वह उसके बालों को धीरे से सहलाता बोला, पर गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वह झुककर उसके कानों के पास मुंह ले जाकर हल्की गुदगुदी करता है। अन्य दिन होता तो वह खिलखिलाकर हंस देती, पर आज गौरी ने हाथ से उसके चेहरे को परे कर दिया। क्या हुआ? अंकुर ने पूछा। मुझे अपने घर जाना है, मम्मी की याद आ रही है, कहते उसके आंसू टपक पड़े। पगली, रोने क्यों लगी? वह उसके चेहरे के पास मुंह ले जाकर हौले से पूछता है। अपने घर जाना है? हाँ, वह धीमे स्वर में बोली, तो वह उसके चेहरे को अपनी तरफ करता है। चलो उठो, हम आज ही चलेंगे। सच्ची? गौरी ने सुना तो यकीन ना हुआ। हाँ, अंकुर ने उसके माथे पर चूमते हुए कहा। तो अब गौरी उठ गई। अंकुर भी उसके साथ कमरे से बाहर आ गया। देखा तो बुआ भी जाने की तैयारी कर रही थी। काफी दिन हो गए थे उनको यहाँ। वो तो पहले ही जाने वाली थी, पर गौरी की तबीयत बिगड़ी तो कुछ दिन और रुक गई थी। 1-2 दिन पहले अलका भी जा चुकी थी, अब बुआ भी जा रही थी। आखिर उन्हें अपना घर भी देखना था। यहाँ भी कितना दिन रुक सकती थी। दोहरा रिश्ता है तो वो निभाने रुक गई थी। बुआ को अभी छोड़ने स्टेशन जाने लगा तो अंकुर उसे कोने में ले जाता है कि बात करनी है।
जी भैया बोलिए। अभी ने अंकुर से वजह पूछी। आज मैं तेरी भाभी को पास के कस्बे के मार्केट तक जा रहा हूँ लेकर। क्यों? अभी ने हैरानी से पूछा। पता तो है, कल जो कुछ भी हुआ उससे वह बहुत डरी हुई है। मायके जाने की जिद कर रही है। तो वहां जाने से पहले मार्केट ले जाऊंगा। फिल्म दिखाने भी ले जाऊंगा। उसे फिल्में देखने का शौक है। तो थोड़ा उसका मन बहलेगा। नहीं तो उसके माँ बाप उसे देख परेशान हो जाएंगे। वहाँ हो सकता है देर हो जाए वहां से आने में। उसके बाद हम उसके घर रुक जाएंगे। तो रात वहीं रुकेंगे। तो ऐसा करना, यहाँ सब संभाल लेना। आज आप क्यों जा रहे हैं? उस बाबा का कुछ नहीं कर रहे? मैं आपकी वजह से चुप हूँ। वरना मैं कब का अपने दोस्तों के साथ जाकर बाबा का सदन उखाड़ फेंकता। फिर तो आपकी छुट्टियां भी खत्म हो रही है। देख लेंगे उसका भी कुछ। छुट्टी बढ़ाने की बात करता हूँ बॉस से। अगर मंजूर हो गई तो इस हफ्ते मैं यही हूँ। अभी गौरी डरी हुई है। वहां सैज तो हो। फिर बाबा को भी देख लेंगे। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। मैं बुआ को छोड़कर जल्दी वापस आ जाऊंगा। अभी ने अंकुर से कहा। तो बुआ भी तैयार थी जाने के लिए। बहुत सारी नसीहतों की इस गठरी गौरी को सौंप बुआ ने भी वहां से विदा ली। चलो गौरी, तैयार हो जाओ। बुआ को विदा करने के बाद अंकुर ने गौरी से बोला। मैं तैयार ही हूँ। कहाँ तैयार हूँ? ना ढंग से बाल संवारे हैं। साड़ी भी वही घर वाली डाली हुई है। सुंदर सी साड़ी डालो और तैयार हो जाओ। अंकुर ने मुस्कुराते हुए उसे कंधे से पकड़ा और कमरे में ले आया। ठीक हूँ ऐसे ही। अपने घर ही तो जा रही हूँ। हाँ, पर तुम्हारे घर जाने से पहले हम घूम कर आएंगे। कहा? मार्केट चलेंगे? क्यों? तुम्हें साड़ी संभालने में दिक्कत होती है? तो सोच रहा हूँ तुम्हारे लिए सूट लेकर आएंगे। ना, सब क्या सोचेंगे? गौरी ने इनकार किया। कोई कुछ नहीं सोचेगा। और अब तुम कुछ नहीं कहोगी। हम मार्केट चलेंगे, शॉपिंग करेंगे और मूवी देखकर आएंगे। नहीं, मुझे नहीं जाना। चलो। वह उसे जबरदस्ती उठाता है। पर वह सजने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रही थी। तो वह खुद ही उसके लिए अलमीरा से अपने पसंद की हल्के पिंक कलर की साड़ी बाहर निकाल लेता है। साथ ही उसका मेकअप बॉक्स भी, जिसे देख गौरी ने इनकार किया। मुझे मेकअप नहीं करना। चुप। तुम कुछ नहीं बोलोगी। मैं सब खुद कर लूंगा। वह खुद ही उसकी साड़ी पहनाने में मदद करता है। तुम्हें साड़ी पहनने में दिक्कत होती है ना? इसलिए तुम्हारे लिए सूट लेकर आएंगे। पर वो क्यों? लोग क्या कहेंगे? नहीं संभलती साड़ी तो जरूरी है कि बांधनी ही है। इस बारे में मैं पापा से बात कर लूंगा। जब हमें दिक्कत नहीं तो दुनिया की क्यों सोचूं? अब वह खुद ही उसके बालों की कंघी करने लगा। हो गई कंघी। अब ये लो बिंदी। वह उसके माथे पर मैचिंग की बिंदी लगाता है। ये लो लिपस्टिक। आ करो। वह लिपस्टिक हाथ में लेकर बोला। पर गौरी इनकार करती है। मैं खुद लगा लूंगी। नहीं, आज मैं खुद ही सब करूंगा। कहकर वह उसकी थोड़ी पकड़कर उसके लिपस्टिक भी लगा देता है। और अब वह उसे शीशे के आगे खड़ा करता है। बोलो, कुछ कमी तो नहीं रह गई? नहीं। गौरी ने इनकार में गर्दन हिलाई। एक कमी रह गई है। क्या? गौरी ने हैरानी से पूछा, क्योंकि उसे तो कुछ भी कमी नहीं लग रही थी। मुस्कुराने की। थोड़ा सा मुस्कुरा दो। मुस्कुराती हो तो बला की खूबसूरत लगती हो। और चेहरे की रौनक 1000 गुना बढ़ जाती है। अंकुर उसके दोनों कंधे पकड़ शीशे में देखता बोला। तो वह उसका मन रखने हल्का मुस्कुरा दी। कमरे से बाहर निकल अंकुर बाइक बाहर निकाल लेता है और गौरी को साथ बैठने के लिए कहता है। मुझे पकड़ लो अच्छे से। नहीं, मैं ठीक हूँ। वह धीरे से बोली। अंकुर ने बाइक आगे बढ़ाई। पर गौरी तो उसे पकड़ ही नहीं रही थी। दूर दूर बैठी थी। अंकुर ने जानबूझकर ब्रेक मारा। अंकुर जी क्या कर रहे हैं? कहती वह उसे कसकर पकड़ती है। तो अंकुर के चेहरे पर मुस्कान आई। कहा था मुझे पकड़ लो। अब पकड़े रहना, छोड़ना मत। जी। वह शर्माती बोली। कस्बा यही कोई आधे घंटे की दूरी पर था। सबसे पहले तो अंकुर उसे कपड़ों की शॉप पर ले गया और उसके लिए 2-3 सूट खरीद लिए। वैसे तो उनमें नई बहू के साड़ी पहनने का रिवाज है। पर गौरी को साड़ी संभालने में दिक्कत आ रही है। इसलिए उसके मना करने के बावजूद भी वह उसके लिए सूट खरीद लेता है। उसके बाद दोनों ने एक रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया। और अब बारी थी मूवी की। गौरी अब तक काफी सहज हो गई थी। पिक्चर हॉल में बैठे अंकुर ने जब उसके हाथ को हाथ में लिया तो अब तो चिंता
तो अब तो चिंता, डर, भय सब भूल गई। 3 घंटे बाद हॉल से निकले तो अंकुर ने पूछा, कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी। वह मुस्कुराए तो अंकुर की सुबह की कोशिश जैसी रंग लाई और उसे भी सुकून मिला, क्योंकि अब जो मुस्कान गौरी के होठों पर थी, वह खुशी की थी, जो उसने साफ महसूस की। वहां से आने के बाद वे लोग वहीं से गौरी के मायके आ गए, जो कस्बे की तरफ ही पड़ता था। उनके घर के बाहर बाइक रोक अंकुर गौरी से बोला, सुनो गौरी जी, बाबा वाली घटना का जिक्र यहाँ मत ही करना, वरना इनको अच्छा नहीं लगेगा और परेशान भी हो जाएंगे। जी। अंकुर ने मना किया तो गौरी ने हामी भरी। बाबा वाली बात तो नहीं बताई, पर गौरी बीमार थी इसलिए उदास और चेहरा उतरा हुआ है। माँ पापा ने यही अंदाजा लगाया। अंकुर भी आज वही रुकने वाला था, तो ससुराल वालों ने सामर्थ्य अनुसार उसकी खूब आवभगत की। खाना खाकर अंकुर सोने आ गया। गौरी तो आज अपने घर वालों के साथ ही रहती होगी। मन में विचार कर वह सोने की तैयारी करने लगा, पर उसे आश्चर्य के साथ खुशी हुई जब देखा गौरी उसी कमरे में सोने आ गई। दरवाजा बंद कर वह बेड में आई। अंकुर लेटा हुआ था। रह लेना था अपने घर वालों के साथ, इतने दिन बाद आई हो। नहीं, क्यों? आप भी तो 1-2 दिन में चले जाओगे। यहाँ तो मैं बाद भी आ जाऊंगी। वह हौले से सिर नीचे किए बेडशीट कुरूदते बोली। उसके ऐसे बोलने से अंकुर की खुशी का तो कोई ठिकाना ना रहा। वह बहुत ज्यादा खुश था। खुशी प्यार बनकर उमड़ी तो उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा तो गौरी उसके ऊपर ही आ गिरी। क्या कर रहे हैं? वह लजाती बोली। आज तो प्यार करूंगा, कहता वह उसकी कमर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लेता है और होठों को होठों के बीच में ले चूमने लगा। कुछ दिन से गौरी की बीमारी और उसके बाद बाबा वाली घटना ने उनकी लाइफ डिस्टर्ब कर दी थी, पर यहाँ आकर गौरी भी अब सहज थी। अंकुर ने उसे बाहों में भरकर रात भर मन के अरमान पूरे किए। गौरी को भी कई दिनों बाद सुकून भरी रात अंकुर की बाहों में गुजरी, तो सुकून नूर बनकर फिर से चेहरे पर दमकने लगा। सुबह अंकुर जाने को तैयार होने लगा। गौरी जी, तुम चाहो तो 1-2 दिन रुक सकती हो। मैंने बॉस से छुट्टी बढ़ाने की सिफारिश की है, तो इस हफ्ते मैं फिलहाल यही हूँ। ना जी, मैं भी आपके साथ ही चलूंगी, वह शर्माती बोली, जो सुनना अंकुर के लिए अप्रत्याशित था। क्या कहा? दोबारा कहो। जी, मैं भी आपके साथ आज ही चलूंगी। ओह गौरी, मैं कितना खुश हूँ बता नहीं सकता। आई लव यू। वह उसे कमर से पकड़ दोनों हाथों से उठा गोल गोल घुमाने लगा। क्या कर रहे हैं? छोड़िए, गौरी बोली। मन तो कर रहा है जी भर कर तुम्हें प्यार करूं, पर यहाँ कोई आ गया तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो घर चलते हैं। अब तो ना अलका है, ना बुआ, पापा दुकान पर, रोहित और अनुज स्कूल, और हम दोनों दिन भर अकेले। मजा आ जाएगा। अंकुर बहुत ज्यादा खुश था। तभी नजर दरवाजे पर पड़ी। सासू माँ उन्हें बुलाने आई थी, तो दरवाजे पर खड़ी रह गई। अंकुर की तो शर्म के मारे सारी खुशी गायब। गौरी को नीचे उतारा और सरपट कमरे से बाहर चला गया। गौरी ने भी माँ को देखा तो पैर जड़ हो गए, तो शर्माती उनकी तरफ से मुंह फेर लिया। कुछ सूझ जो नहीं रहा था। माँ भी दरवाजे से बिना कुछ कहे लौट गई। काफी देर तक गौरी खुद को संयत करती है, उसके बाद बाहर आई। अंकुर ने तो आने की तैयारी कर ही रखी थी। गौरी भी उसके साथ आने को तैयार हो गई, तो दोनों सबसे इजाजत ले घर आ गए। तबीयत में आराम गौरी को पहले से ही था। बाबा के कारण जो डर था अंकुर के प्यार के आगे, अब वह भी जाता रहा, तो उसने आकर बिखरा घर समेटना शुरू किया। बुआ कल चली गई थी, उसके बाद अभी और रोहित से जितना बन पड़ा होगा उन्होंने किया। पहले तो वो ही सब काम करते थे, पर जब से गौरी आई तब से वे निश्चित हो गए थे। पर गौरी की बीमारी ने उन्हें फिर से जिम्मेदारी संभालने मजबूर कर दिया था। गौरी आते ही किचन में चली गई तो अभी अंकुर के पास आ गया। कैसी है अब वो? आखिर अभी ने पूछ ही लिया। पहले से ठीक है। ठीक है तो बोलो भैया, अब आगे क्या प्लान है? वही सोच रहा हूँ क्या करे। करना क्या है भैया, मैं तो कहता हूँ बाबा को पकड़ लेते हैं, कंबल मार पिटाई करेंगे कि सब अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी बेहद गुस्से में था और बाबा को अच्छा सबक सिखाने के मूड में था। हा 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 हा, कंबल मार पहली बार सुन रहा हूँ। अंकुर उसकी बात पर हंस पड़ा। हाँ, कंबल मार। बाबा के ऊपर कंबल डालकर वो पिटाई करनी है कि उसे पता ही ना चले मारा किसने है। बाबा को वैसे भी पता नहीं चलना, अंधा जो है। हाँ, पर जो भी है,
ऐसी मार मारनी है कि दोबारा किसी के साथ ऐसा करने का न सोचे। नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं करना है। क्यों? ये अंतिम ऑप्शन के तौर पर रखेंगे। बाबा को सिर्फ थोड़ी-सी सज़ा नहीं देनी है, उससे उस पर कुछ असर नहीं होगा। उसका जड़ समेत सफाया करना है, जो सुनियोजित तरीके से होना चाहिए, ताकि यह विषैला पौधा हमेशा के लिए इस गाँव से मिट सके। और बात ये भी है कि हम अकेले उसका मुकाबला तो नहीं कर पाएँगे, क्योंकि यह अकेला बाबा, कीरतदास या सरपंच इतने खतरनाक नहीं, जितने उनके वो समर्थक हैं। तो क्या करें? अभी ने नज़रें उस पर टिकाई। पहला कदम ये कि हमें पुलिस की सहायता लेनी है। पुलिस? हाँ, पुलिस। जब तक वो दखल नहीं देगी, बाबा का पाखंड खत्म नहीं होगा। बताइए फिर अभी क्या करना है? आज नहीं कल सुबह चलते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिखाकर आते हैं और उसके बाद देखते हैं पुलिस कोई एक्शन लेती है कि नहीं। उसके बाद आगे की रणनीति पर काम करेंगे। ठीक है भैया, अभि ने सहमति जताते कहा। अंकुर और अभि ने आगे की रणनीति पर विचार किया कि आगे क्या करना है क्या नहीं। क्योंकि अंकुर तो शहर चला जाएगा, उसके बाद अभि को ही यह मामला देखना पड़ेगा। पर अंकुर चाहता है जब तक यहाँ है बाबा के खिलाफ कोई ठोस कदम तो उठा ही ले। गौरी ने दोपहर का खाना बनाया। खाना खाकर अभी बाहर चला गया। रोहित और अनुज स्कूल से आए। उसने भी खाना खाया और अब वह बाबूजी के लिए खाना लेकर दुकान पर ही चला गया। गौरी अभी भी किचन में ही लगी हुई थी। अंकुर जब उसका इंतजार करता थक गया तो किचन में ही आ गया। देखा, गौरी बर्तनों की सिंक में घुसी हुई थी। साड़ी का पल्लू साड़ी की कमर पर खोसने, आगे आते बालों को हाथों से पीछे करती वह अपने काम में तल्लीन थी। अंकुर आया और उसकी पतली कमर से कसकर पकड़ लिया तो गौरी चौंक गई। क्या कर रहे हैं? छोड़िए। नहीं, कहता उसके गर्दन पर बेतहासा चूमने लगा। चलो ना कमरे में, कब से इंतजार कर रहा हूँ। जब से आई हो यही घुसी हुई हो। काम पड़ा था इतना सारा, वो भी निपटाना था। हो जाएगा बाद में, अभी चलो। पर गौरी अभी भी बर्तन धोने पर लगी थी, तो वह उसे कमर से पकड़कर उठाकर स्लैब पर बिठा देता है, जिससे गौरी चिढ़ गई। क्या कर रहे हैं? छोड़िए, उसने गुस्सा दिखाया। पर अंकुल तो मुस्कुरा रहा था। मेरे दिल की मलिका, प्यार का इतना अच्छा मौका है, जिसे तुम किचन में बर्तन धोते बर्बाद कर रही हो। उसने उसकी थोड़ी पकड़कर कहा। ओहो प्यार, और काम कौन करेगा? कल तक तुम नहीं कर रही थी, तब भी चल ही रहा था ना। तब अलग बात थी। गौरी, तुम्हें काम का सारा बोझ खुद उठाने की जरूरत नहीं है। अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो। वापस बीमार हो जाओगी तो फिर सब छूट जाएगा। रोहित, अनुज, अभी, बाबूजी, सबको काम करने की आदत है। इतने सालों से वे खुद ही तो करते आए हैं। अभी खाना बना देता है, रोहित और अनुज बर्तन झाड़ू वगैरह कर लेता है और बाबूजी खुद के काम खुद ही कर लेते हैं। आज तक कोई नहीं था करने वाला, पर अब तो मैं आ गई हूँ ना, तो यह तो मेरा फर्ज है। जैसा आता है वैसा ही करूँगी। और मेरे रहते भला वे ये काम करते अच्छे लगेंगे? क्यों नहीं लगेंगे? और ये बर्तन छोड़ो, रोहित धो देगा। नहीं, ठीक है बाद में धो देना। उसकी आंखें प्यार में मदहोश हो रही थी। गौरी के इनकार को दरकिनार करता वह उसे गोद में उठा लेता है और कमरे में ले जाकर बेड पे बिठा दिया। अब वह पूरे रोमांटिक मूड में था। उसका मूड देख गौरी को घबराहट होने लगी। क्या कर रहे हैं? जी, इस समय कोई आ गया तो? कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। रोहित अब दुकान से शाम को ही आएगा। देवर जी, वो भी अभी नहीं आएगा। और तुम बहाने छोड़ो। वह अपनी टी शर्ट को खुद से अलग करता उसके करीब आता बोला। ना जी, मुझे डर लग रहा है। चुप। वह उसके होठों पर उंगली रखता उसकी आंखों में देखने लगा। ना ना करती गौरी भी उसकी बाहों में समा गई। उसके बाद नींद आई तो वो रोहित के दुकान से वापस आने के बाद दरवाजा खटखटाने पर ही खुली। शाम को बाबूजी भी घर आए। गौरी को अब नॉर्मल काम करते देख वो भी खुश हुए थे। गौरी ने उनके पैर छुए तो आशीर्वाद दे उसका हालचाल पूछा। उसे नॉर्मल देख सुकून मिला, वरना वे सब लोग गौरी की बीमारी और उसके बाद बाबा वाली घटना के बाद से गौरी की हालत के कारण चिंतित थे। गौरी सामान्य हुई तो अब बारी थी बाबा को सबक सिखाने की। रात में अंकुर बाबूजी के सामने सारी बात रखता है और आगे क्या करना है उसकी रणनीति भी बताता है। पर बाबूजी इस बात में संदेह जताते हैं कि पुलिस क्या बाबा पर हाथ डालेगी, क्योंकि बाबा को गांव
और उस इलाके के लोगों का जबरदस्त समर्थन हासिल तो है ही, साथ ही कुछ नेताओं का हाथ भी सर पर है। ऐसे में बाबा पर हाथ डालना टेढ़ी खीर है, जिसका उन्होंने अंदेशा भी जताया। पर इसके अलावा फिलहाल उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अगले दिन की सुबह जब सूरज की किरणों ने पूरब से निकल धरती पर डेरा डाला, तो अलसाई पेड़ों की पत्तियों ने हंसकर उसका स्वागत किया। चिड़ियों ने गाना शुरू किया, तो गांव में भी लोगों की हलचल शुरू हो गई। कहीं चूल्हे पर उठती चाय की सौंधी महक सुबह की दस्तक दे रही थी, कहीं गांव में भी लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। कोई पशुओं को नहला रहा था, तो कोई खेतों की तरफ बढ़ रहे थे। बाबूजी भी नाश्ता कर दुकान पर चले गए। रोहित अनुज स्कूल चले गए और अब अंकुर और अवि के कुछ दोस्त पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़े। तो वे लोग बाबा के खिलाफ कंप्लेन लिखाने थे, पर वहां तो कोई एफआईआर दर्ज लिखना तो दूर, कंप्लेन सुनने को भी तैयार ना था। अंकुर ने पुलिस वालों का ऐसा व्यवहार देखा तो स्तब्ध था। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब हद हो गई तो आखिर उसने आपा खो दिया। क्या मजाक है ये इंस्पेक्टर? आप एफआईआर भी क्यों नहीं लिख रहे हैं? वह गुस्से से बोला। तो इंस्पेक्टर ने उसे ऐसे घूरा मानो यह पूछकर उसने अपराध कर दिया हो। ऐसा है, ज्यादा तो उछलो मत। जानते भी हो किसके खिलाफ कंप्लेन लिखा रहे हो? बाबा के खिलाफ। चांद पर थूकने जैसा बेवकूफी भरा कार्य करोगे तो क्या पुलिस को बेवकूफ समझा है कि वह तुम्हारी बात मानेगी? क्योंकि चांद पर थूकने से उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। उसकी उसी प्रकार तुम लोग एक महात्मा पुरुष पर निजी दुश्मनी की वजह से इतना घटिया आरोप लगा रहे हो। इंस्पेक्टर तो कुछ सुनने को तैयार ही ना था, ना एफआईआर लिखने को। तैयार होता भी कैसे? अंकुर पुलिस के पास आने वाला है, इसकी भनक पड़ते ही कीरत दास और सरपंच ने पैसे जो भर दिए थे जेब में, जिससे उसकी जेब इतनी भारी हो गई थी कि कर्तव्य की मर्यादा हल्की पड़ गई। और अब वह अंकुर को वहां से टालने के मूड में था। निकलो सब यहाँ से, उसने अंकुर से बदतमीजी से कहा, तो अभी भड़क गया। उसे अंकुर का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। इंस्पेक्टर जुबान संभाल, अगर बदतमीजी करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अभी ने दांत पिसते हुए कहा। अपनी पहलवानी का जोर अखाड़े में दिखाइए पहलवान जी, पुलिस थाने में नहीं। अभी इंस्पेक्टर को सबक सिखाने दंदनाता बढ़ा। मामले की नजाकत समझ। अंकुर ने किसी तरह उसे संभाला और पकड़कर बाहर ले आया, वरना ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर हाथ उठाने के जुर्म में वे अभी को ही पकड़ लेते। बाहर लाकर किसी तरह अंकुर ने उसे शांत किया। पुलिस वाले तो उनकी मदद नहीं कर रहे थे, तो अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। पास में ही वीडीओ ऑफिस था, वहां चले गए। वीडियो अभी नया ही इधर आया था, प्रोग्रेसिव सोच का था। उसके पास भी बाबा की शिकायत थी कि किस तरह भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना रहा है, पर उसके पास न सबूत था न लोगों का समर्थन। अंकुर उससे मिला तो अब वह उनके साथ पुलिस थाने आ गया। उसने इंस्पेक्टर को बाबा पर एक्शन लेने को कहा, पर वह अभी भी तैयार नहीं था। देखिए वीडियो, सब बात ऐसी है कि हम बाबा जी पर एक्शन लेंगे तो यह दंगे बढ़ सकते हैं, इलाके की शांति भंग हो सकती है। इलाके की शांति भंग ना हो, इसलिए क्रिमिनल पर हाथ ही न डालना बड़ा अनोखा तरीका निकाला है आपने इंस्पेक्टर। इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर अभी के सभी बाबा पर कार्रवाई ना की तो मैं कलेक्टर साहब को फोन करूंगा। वीडियो ने कलेक्टर के पास जाने की धमकी दी, तो इंस्पेक्टर ने एफआईआर तो लिख दी, पर बाबा पर सीधा हाथ डालने से सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दे साफ इनकार कर दिया। आखिर मजबूर हो वीडियो ने कलेक्टर को फोन लगाया, वहां की यथास्थिति बताई। कलेक्टर ने इंस्पेक्टर का फोन किया कि बाबा पर कार्रवाई की जाए, तो मजबूरी में इंस्पेक्टर अपने दल बल के साथ सदन के बाहर आ गया। पर आने से पहले वह कीरत दास को खबर कर चुका था कि उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन हो गई है, तो बचाव कर ले। जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे, सदन के अंदर बाबा के समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो चुकी थी, जो मरने मारने पर उतारू थी। समर्थक बाबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से नाराज थे, इसलिए पुलिस को आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। वे बाबा के सदन और पुलिस के बीच दीवार बनकर खड़े थे। पुलिस उनसे टकराना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि वे काफी उग्र थे। जिन पर समझाने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। सख्ती वे करना नहीं चाह रहे थे, तो बहाने बनाने लगी।
कि यदि इन लोगों पर ज्यादा सख्ती की गई तो भीड़ उग्र हो जाएगी, जिससे स्थिति बदतर हो सकती है। इंस्पेक्टर के ऐसी टालबराई वाले रवैये को देख अंकुर और वीडियो दोनों हैरान थे। 2 दिन तक पुलिस ने सदन को घेर कर रखा, पर उनके समर्थकों ने पुलिस को अंदर घुसने ही नहीं दिया। पुलिस बेबस सी बाहर खड़ी थी। अंकुर को इंस्पेक्टर पर पहले ही शक था कि वह बाबा से मिला हुआ है। वह वीडियो से इस पर बात करता है, तो उसने इंस्पेक्टर को चेतावनी दी कि यदि उसने अपना कार्य गंभीरता से नहीं किया तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। पर उस पर कोई असर नहीं था। वीडियो को भी इंस्पेक्टर का ऐसा रवैया समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे तो ये हफ्ते दिन तक भी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये लोग तो मानेंगे ही नहीं। आखिर हार कर उसने डीएसपी से इंस्पेक्टर की कंप्लेन कर दी। डीएसपी उसी समय अपने दल बल के साथ वहां पहुंचा और इंस्पेक्टर को उसके रवैये के लिए डांटा और मौके पर ही सस्पेंड कर दिया गया और पुलिस को सदन के अंदर जाकर कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए। पर तभी अचानक कुछ अप्रत्याशित हुआ। बाबा कीरत दास और सरपंच के साथ बाहर निकले कि वे स्वयं पुलिस स्टेशन जाने को तैयार हैं। ये सब क्या है? किसी को समझ ना आया कि बाबा ने अचानक टर्न क्यों ले लिया। यह सब अप्रत्याशित था। किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि बाबा ऐसा कुछ कर सकते हैं। उन्होंने सभी समर्थकों को शांत रहने को कहा और पुलिस स्टेशन आ गए। दरअसल सब बाबा की चाल थी। वह 2 दिन से अपने वकीलों से परामर्श कर रहे थे। फिलहाल बाबा पर कोई बड़ा संगीन आरोप नहीं था। जो मामला था उसमें जमानत होने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि वे आसानी से साबित कर सकते थे कि गौरी अन्य भक्तों की तरह खुद ही वहां आई थी, जैसे अन्य लोग आते हैं। अन्य को तो परेशानी नहीं होती। दरअसल वह तो इलाज करने का तरीका है, जिससे गौरी घबरा गई थी। बाबा को जमानत भी मिल गई, पर कुछ चेतावनी के साथ कि आइंदा अगर कोई शिकायत आई तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाबा को जमानत मिलने से अंकुर और अभी वीडियो निराश थे, पर जब तक बाबा के खिलाफ कोई सॉलिड सबूत नहीं होगा, उसको सजा नहीं दिलवाई जा सकती, न उसके पाखंड का अंत हो सकता है। इसलिए जब तक केस चलेगा, उसके खिलाफ सबूत जुटाने पड़ेंगे। और अब तो बाबा सावधान हो जाएगा, तो अब वह खुलेआम तो ऐसे काम नहीं करेगा। पर हाँ, चोरी छुपे तो करता रहेगा, तो सबूत जुटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके खिलाफ तगड़े सबूत की जरूरत पड़ेगी। अंकुर ने यह काम अवि और वीडियो को सौंपा, क्योंकि वही गांव में रहने वाले थे। उसे तो शहर वापस जाना है। बाबा वाला मामला तो फिलहाल लंबा चलेगा, पर अंकुर को भी 3-4 दिन और हो गए थे घर पर रहते। अब उसकी भी छुट्टियां खत्म हो रही थी और कल उसे जाना था। घर का माहौल काफी भारी था। पहले भी जाता था, पर इस बार अपनी नई नवेली पत्नी को छोड़कर जाना उसके लिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। दुख तो पहले भी होता था, जाने का, परिवार से दूर अकेले रहना। पर वह बड़ा तो है ही, बहुत समझदार भी है, केयरिंग नेचर का है, तो उसे सबकी चिंता रहती थी। पर अब वह जा रहा था, तो उसके पीछे गौरी पता नहीं कैसे एडजस्ट करेगी। गौरी से ज्यादा टेंशन उसे ही हो रही थी। रोहित, अनुज और बाबूजी की तरफ से उसे इतनी चिंता नहीं है। प्रॉब्लम तो अभी और उसका गुस्सा है। उसका कुछ पता नहीं, इसलिए सोने से पहले उसके कमरे में आ गया। अभी बिना शर्ट के सिर्फ बनियाइन और लोवर में था। अंकुर आया तो उठ बैठा। अरे भैया आप आइए, कैसी चल रही है तेरी प्रैक्टिस? वह उसकी बाजू पर जोर से हाथ मारता है। फर्स्ट क्लास। मुंबई कैंप लगने वाला है तेरा, कब जाएगा? हफ्ते बाद चला जाऊंगा। इस बार गोल्ड मेडल चाहिए। जी भैया, उसकी ही तैयारी कर रहा हूँ। मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई पर। और तेरी जॉब का क्या हुआ? तुझे रेलवे में जॉब मिल रही थी। हाँ, राज्य सरकार ने खेल कोटे से बढ़ाया तो है नाम पर मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिलहाल इंटरनेशनल जीत गया तो बड़ी पोस्ट पर चला जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुझे अच्छा लगे। ये सब तो बाहर की बातें हो गई। अब तुझसे कुछ घर की बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं गौरी के बारे में बात करना चाहता हूँ। देख अभी मानता हूँ, गौरी के आने से तू सहज नहीं है। गौरी भी रसोई और घर के काम में कच्ची है, पर परिस्थिति हमेशा एक जैसी नहीं होती। पहले कोई स्त्री नहीं थी, अब आ गई है, तो तुझे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ दिन दिमाग ठंडा रखेगा तो सब चीजें आसान लगने लगेगी।
क्योंकि तुझे भी उसकी आदत हो जाएगी और गौरी भी सब काम संभाल लेगी। मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुझे ये करना ही है। मैं चला जाऊंगा तो तुझे ही सब देखना है। उससे कोई गलती हो जाए तो नजरअंदाज करना, पर प्लीज उसके साथ वैसा व्यवहार मत करना जैसे तू करता है। और डांटना तो बिल्कुल भी मत। जैसे पहले अपना काम खुद करता था, अब भी कर लेना। जी भैया, मैं कोशिश करूंगा। अंकुर ने अभी को काफी देर समझाया और अब वहां उठकर बाबूजी के पास आ गया। वे उसकी उलझन समझ रहे थे कि अंकुर गौरी की वजह से चिंतित है, तो उसे पूछा, बहू की वजह से चिंतित है? जी पापा। ऐसा क्यों नहीं करता कि बहू को साथ ही ले जा अपने साथ? हम जैसे पहले चला रहे थे, अभी भी चला लेंगे। उसकी परेशानी समझ बाबूजी बोले, नहीं पापा, वो बात नहीं है। मैं गौरी की तरफ से चिंतित हूँ, पर यह भी नहीं भुला सकता कि इस घर को भी एक औरत की जरूरत है। इतने सालों से आप ही सब देख रहे हैं, अब तो आपको भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए। रोहित, अनुज और अभी भी कब तक चूल्हा संभालेंगे? अभी भी तो अधिकतर बाहर ही रहता है। रोहित का बोर्ड है, उसे पढ़ाई करनी है, तो अभी इस बारे में नहीं सोच रहा। बाकी आप तो है ही, आपके रहते मुझे किस बात की चिंता। तू सबके बारे में इतना सोचता है, तो तुझे भी बहू की इतनी अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहू को कोई तकलीफ नहीं होगी, बस थोड़ा उस बैल बुद्धि का डर है। कब क्या बोलना है, ज्यादा सोचता नहीं है। पर उसका भी बाहरी गुस्सा है, तालमेल नहीं बिठा पा रहा है, इसलिए करता है। तू भी तो उसके स्वभाव से अच्छे से परिचित है। नारियल जैसा है, बाहर से कठोर, पर दिल से उतना ही नरम और मुलायम। अभी तू है, इसलिए गुस्सा करता है, बाद में नहीं करेगा। और करेगा तो मैं रहा उसे समझाने। बाबूजी ने अंकुर की चिंता समझ उसे आश्वासित किया। काफी देर अंकुर बाबूजी के साथ बैठा रहा। उन्होंने उसे आश्वासित किया कि उसके जाने के बाद गौरी को कोई समस्या नहीं आएगी। तो अब वह भी कमरे में आ गया। उसे कमरे में आया देख गौरी भी किचन से काम निपटाकर आ गई। देखा तो अंकुर अपने कपड़े अलमारी से निकालकर बाहर रख रहा था। गौरी आई और पैकिंग में उसकी मदद करने लगी। तो अंकुर उसे वैसा ना करने को कहता है। रहने दो गौरी, मैं कर लूंगा। कोई ना जी, मैं कर लूंगी। तुम अभी तो किचन से थक कर आई हो, तुम बैठ जाओ। उसने बस गर्दन हिलाई। वो कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस उसके कपड़े रखने में व्यस्त थी। पर असल में अंकुर के जाने से वह बहुत दुखी है, जो बता नहीं पा रही है। उसके इस तरह चुप होने से अंकुर समझ रहा था कि गौरी उदास है। गौरी, अंकुर ने आवाज दी, पर वह नीचे ही देखती रही। गौरी, मुझे देखो। उसने फिर दोहराया, तो गौरी ने उसकी तरफ देखा। आंखों से आंसू टपकने लगे। पगली, रोने क्यों लग जाती है? वह उसको कंधे से पकड़ लेता है, तो वह जल्दी जल्दी आंसू साफ करती है। हुआ क्या? उसने फिर पूछा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं मैं कैसे रहूंगी। वह सुबकती बोली और उससे लिपट गई। भावुक तो उसे देख अंकुर भी है। वह उसे दोनों बाजुओं के बीच लेकर कसकर आलिंगन कर लेता है। रो मत गौरी, और अभी थोड़ा थोड़ी जा रहा हूँ, सुबह जाऊंगा। अभी तो हमारे पास पूरी रात है। वह उसकी थोड़ी को ऊपर करता है। रोना बिल्कुल भी नहीं है। पर उसके ऐसा कहते ही वह और ज्यादा रोने लगी, तो वह उसे ऐसे ही खुद से चिपका लेता है। जब वह चुप नहीं हुई, मैं तुम्हें रोज फोन करूंगा, और तुम्हें जब भी मेरी याद आए मुझे कॉल कर देना। और इतना रोने वाली भी भला कोई बात है? मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। चलो आप जल्दी मुस्कुरा दो। ऐसे उदास रहती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अंकुर ने उसे बहलाना चाहा, पर वह अभी भी उदास थी। तो वह दोनों उंगलियों को उसकी पेट में रख गुदगुदी करता है। तो वह खिलखिला दी, छोड़िए, क्या कर रहे हैं? वह उसको खुद से हटाकर दूर जाने लगी, तो वह उसकी कमर पर दोनों हाथ कसकर पकड़ लेता है। आज तो छोड़ने को मत कहो। उसने उंगलियां पेट पर फिराई, तो गौरी की खिलखिलाहट प्यार भरी मुस्कान में बदल गई। वह मुंह उसके कानों के पीछे बालों में दबा धीरे से फुसफुसाया, आज की रात यादगार बनाते हैं ना, ताकि इन यादों को साथ में ले जा सकूं। उसकी आवाज में इतनी अपील थी कि अब तो उसका खुद को छुड़ाने का प्रयास बंद हो गया। अंकुर के हाथ की उंगलियां पेट पर शरारत करने लगी, होठ कान के पीछे और गर्दन पर चूमने लगी। तो गौरी की भी आंखें मदहोशी में बंद होने लगी।
तो वह उसकी कमर से पकड़े झटके से सीधा करता है और होठों को पोसेंटली चूमने लगता है। गौरी के हाथ स्वतः ही उसकी गर्दन पर बंध गए। वह इसी अवस्था में उसे दोनों हाथों से उठा, बेड में ले आया और गहरे चुंबन लेने लगा। उसके होठ गौरी की नरम गर्दन पर जम गए, तो अब वह बेकाबू था। होठ सख्ती कर रहे थे और सारी सीमाएं लांघ पूरे जिस्म में अपने निशान छोड़ रहे थे। रात भर दोनों ने आसमान की सैर की। वैसे भी जुदाई से पहले की ये रात दोनों को कुछ ज्यादा ही हसीन लग रही थी। पर रात जितनी हसीन थी, सुबह उतनी ही अधिक भारी थी। गौरी ने खुद को अंकुर की बाहों से मुक्त किया। वह चैन से सो रहा था। एक नजर उस पर डाल वह उठ गई। आदतन शीशे के आगे खड़ी थी। नजर गाल और गर्दन पर पड़ी। निशान पर पड़ी आंचल से चीख निकल गई। अंकुर जी, क्या हुआ गौरी? उसके ऐसे पुकारने से वह भी उठकर बैठ गया। ये क्या किया जी आपने? वह हैरानी से शीशे में देखती बोली। पर वह तो मुस्कुरा रहा था। उठकर उसके पास आकर कमर को दोनों हाथों से पकड़कर उसके कंधे पर थोड़ी टिका दी। निशानी है मेरी तरफ से। कुछ दिन तक इन्हें देख तुम्हें मेरी याद आ जाएगी। वह आंखों में शरारत लिए बोला। मैं भी तो तुम्हारी निशानी लेकर जा रहा हूँ। अपनी गर्दन के नीचे पड़े निशान दिखाता वह बोला। तो ये कैसे हुआ? गौरी ने पूछा। तुम ही जानो। वह मुस्कुराया तो गौरी ने शर्म से हाथों से चेहरा ढक लिया। आखिर वो लम्हा भी आया जब भारी मन से अंकुर ने शहर जाने के लिए कदम आगे बढ़ाए। कमरे से कदम बाहर निकालने से पहले गौरी को आलिंगन कर लिया। उसे खुद से दूर करते मन बहुत भारी हो रहा था। पर जिम्मेदारी की मजबूरी इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी होती है, जिसे निभाने वह अपने इस गांव से दूर जा रहा था। गांव से शहर जब कमाने की मजबूरी ले आती है, तो अपने घर ठहरना मेहमानों जैसा हो जाता है। जहाँ आए हैं तो जाना पड़ेगा। गौरी को समझाकर बाबूजी को जिम्मेदारी सौंप अंकुर जाने लगा, तो गौरी अपने आंसू छलकने से नहीं रोक पाई। अभी उसे छोड़ने स्टेशन तक आ रहा था। स्टेशन तक आते आते ना जाने कितनी बार अंकुर ने अभी को समझाया। आखिर उसकी चिंता को समझ अभी उसे आश्वस्त करना पड़ा। भैया, आप मेरी वजह से इतनी टेंशन मत लीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जितना हो सकेगा अपने गुस्से पर काबू रखूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा तालमेल बिठाने की, और ना कर पाया तो एकेडमी चला जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करना। तुझे गांव में ही रहकर पहलवान जी के अखाड़े में ही अपने आगे की तैयारी करनी है। कोई भी एकेडमी तुझे वो कोचिंग नहीं दे सकते जो पहलवान जी दे सकते हैं। इसके साथ ही तुझे बाबा पर तो नजर रखनी ही है। तू चला गया तो बाबा के खिलाफ सबूत कैसे जुटाएगा? और इसके साथ तुझे घर का भी तो ध्यान रखना है। जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा करूंगा। पर आप टेंशन ना लो। थैंक यू। वह अभी को गले लगा लेता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई तो उससे विदा ली और ट्रेन में बैठ गया। एक तेज आवाज और घरघराहट के साथ ट्रेन आगे बढ़ी तो अभी भी घर की ओर मुड़ गया। गौरी भी सारा दिन उदास रही। अंकुर के बिना घर जैसे काटने को दौड़ रहा था। हर 2-3 घंटे बाद अंकुर को कॉल करके पूछती कि कहाँ पहुंच गए। सुबह से रात हो गई। अभी स्टेशन से वापस आ गया। रोहित और अनुज स्कूल से और बाबूजी दुकान से। पर कोई चहल-पहल नहीं थी। घर में उदासीनता का माहौल था। सब खाने के बाद अपने-अपने कमरों में चले गए, तो गौरी भी रसोई से फारिग हो कमरे में आ गई। जब से ब्याह हुआ, पहली बार था कि बिना अंकुर के उसे अकेला सोना पड़ रहा था। महज कुछ दिन में अंकुर से ऐसा बंधन जुड़ गया कि आज महसूस हुआ कि वह दूसरे घर में है। अंकुर भी शहर सकुशल पहुंच गया था। जाने के बाद काफी देर अंकुर उससे बातें करता रहा, जब तक दोनों को नींद की वजह से फोन हाथ से छूट नहीं गए। सुबह जल्दी ही गौरी की नींद खुल गई। नहा धोकर किचन में आकर सबसे पहले अभी जो भी डाइट लेता है उसे बनाकर बाहर ही रख दिया, ताकि उसे बोलने का मौका न मिले। अभी ने भी बिना कुछ बोले वह डाइट ली और चला गया। बाऊजी और रोहित और अनुज तीनों भी चले गए, तो अब वह घर में अकेली थी। अब अभी ही अखाड़े से 12 बजे तक आता है। वो भी दोस्तों के साथ बिजी ना हुआ तो। गौरी ने काम निपटाया और चैन की सांस लेने बैठी ही रही थी कि आंगन के बाहर मुख्य द्वार पर दस्तक हुई। उसे लगा अभी आज जल्दी आ गया है, तो दरवाजा खोलने आई। घर वह हैरानी उसका इंतजार कर रही थी। एक लड़की खड़ी थी, ब्राउन कलर की कलमकारी प्रिंटेड अनारकली कुर्ती के नीचे लेगिंग।
गले में चुन्नी डाले, उम्र यही 20-22 साल की, सुंदर सी लड़की थी। गौरी ने हैरानी से उसे देखा। आज से पहले उसने उसे पहले कभी नहीं देखा, तो परिचय जानना उसका मुंह ताकने लगी। नमस्ते भाभी, मैं प्रीति। सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। गौरी ने अनभिज्ञता जताई तो उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। पहचानेंगी कैसे? हम पहली बार मिल रहे हैं। मैं आपकी पड़ोसी हूँ। कल ही शहर से आई हूँ। मैं वहां से ग्रेजुएशन कर रही हूँ। एग्जाम थे तो अंकुर भैया की शादी में शामिल नहीं हो पाई। शादी में यहाँ नहीं थी तो आते ही आपको देखने की इच्छा हो रही थी तो आ गई। आ जाओ, अंदर आ जाओ। गौरी उसे अंदर ले आई और अब वो दोनों बातें करने लगी। गौरी उसके लिए चाय बिस्किट ले आई। प्रीति काफी फ्रैंक चुलबुली सी थी। थोड़ी देर में वह उससे घुल मिल गई। भाभी, आज और कोई दिख नहीं रहा? थोड़ी देर बाद उसने गौरी से पूछा। हाँ, वो रोहित और अनुज स्कूल से 2 बजे आएंगे। बाबूजी दुकान पर हैं और देवर जी अखाड़े में। हाँ, पर वह 12 बज गए। अभी को आ जाना चाहिए था। हाँ, आ जाते हैं। आज पता नहीं कहाँ लेट कर दी। क्या पता वहीं से दोस्तों के साथ कहीं निकल गए हो। उनका कोई पता नहीं रहता। आपके साथ वो अकड़चंद एडजस्ट कर पा रहा है कि नहीं? बोलते हुए वह मुंह पर हाथ रख हंस दी। प्रॉब्लम तो हो रही होगी उसको। हम बचपन से साथ खेले हैं, पर अब मुझसे इतनी दूरी बनाकर रखता है कि जैसे मैं इंसान नहीं भूत हूँ। हाँ, प्रॉब्लम तो है, पर क्या कर सकते हैं। ठीक है भाभी, फिर मैं अभी जाती हूँ, शाम को आऊंगी, तभी सबसे मिल लूंगी। वैसे अभी मैं यही हूँ, तो आती रहूंगी। गौरी से इजाजत ले प्रीति बाहर जाने को हुई कि इतने में अभी बाहर से आता दिखा, तो वह वापस मुड़ गई और आकर वापस बैठ गई। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जो गौरी को समझ नहीं आया। क्या हुआ? भाभी अभी आ गया, अब तो उससे मिलकर ही जाऊंगी। देखना उसका रिएक्शन। अभी अंदर आया। प्रीति ने देखा तो उठ गई। अभी की नजर भी प्रीति पर पड़ी तो उधर ही आ गया और थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया। अभी प्रीति से 1-2 साल बड़ा बेशक हो, पर दोनों पड़ोसी हैं। साथ खेले बड़े हुए हैं, पर अब वह उससे भी दूरी बनाकर रखता है। कैसे हो अभी? मैं ठीक हूँ। तू बता, कब आई शहर से? कल। कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? अच्छी चल रही है। अभी एग्जाम देकर आई हूँ। तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? बढ़िया। तूने चाय पानी कुछ लिया? हाँ, ठीक है। कहता वह किचन में गया और पानी लेकर पानी पिया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा, तो प्रीति ने टोक दिया। मैं तो तुमसे बात करने के लिए रुकी थी और तुम जा रहे हो। मुझसे क्या बात करोगी? इतने समय बाद मिल रहे हैं। कहती वह उसके समीप ही खड़ी हो गई। मैं अभी अखाड़े से प्रैक्टिस करके आया हूँ, तो थक गया हूँ। रेस्ट करूंगा। तू बैठ जा। कहता वह अंदर अपने कमरे में चला गया, तो प्रीति का मुंह लटक गया। अच्छा भाभी, मैं चलती हूँ। बैठ जाओ, खाना बना रही हूँ, खाना खाकर जाना। नहीं, बस अब चलती हूँ। जिस अकड़चंद की वजह से रुकी थी, वो तो मुझे देख ऐसे भागता है जैसे मैं चुड़ैल हूँ, जिसका साया उस पर पड़ गया तो उससे चिपट जाएगी। वह बड़बड़ाई तो गौरी भी हंस दी। ओके भाभी, समय मिलते ही फिर आऊंगी। गौरी उसे छोड़ने वहां तक आ गई। प्रीति मन ही मन अभी को चाहती है, पर अभी उसके क्या फिलहाल किसी के मन की भी किससे सुन सकता है, जब तक वह अखाड़े के नियमों से बंधा है। इसलिए वह प्रीति से दूरी बनाता है और प्रीति उसकी एक झलक पाने को तरसती रहती है। मुश्किल ही थे, पर धीरे धीरे दिन बीतने लगे। गौरी भी अब ससुराल में मन लगाने की कोशिश करने लगी। अंकुर के जाने के बाद गौरी और अवी का खास बड़ा टकराव तो नहीं हुआ, पर जब तब वह अपनी झल्लाहट कहीं न कहीं निकालता रहता। अवी और वीडियो ने बाबा के खिलाफ सबूत जुटाने की कोशिश की, पर खास सफलता नहीं मिल पाई। हफ्ते बाद अवी भी मुंबई चला गया। प्रीति अब अक्सर ही उसके पास आ जाती, जिससे गौरी का मन भी लग जाता। एक दिन प्रीति आई तो बहुत परेशान सी थी। गौरी ने वजह पूछी तो इस शर्त पर बताने को तैयार हुई कि किसी को बताएगी नहीं। हाँ बोल भाभी, कैसे बताऊं? प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगी। हाँ बोलो। वो निशी, मेरी सहेली। निशी प्रेग्नेंट है। कौन निशी? गौरी ने हैरानी से पूछा। कीरत दास अंकल है, उनकी बेटी। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। पिछले महीनों वो छुट्टियों में घर आई, उसके बाद वापस गई तो परेशान थी। मैंने वजह पूछी तो उसने बताई नहीं। पेपरों के बाद हम वापस आ गए। कल वह बहुत परेशान थी। मैं उससे मिलने गई तो फूट फूट कर रोने लगी। क्या?
ये तू सच कह रही है? हाँ, किसका बच्चा है? मतलब कौन है जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है? पता नहीं, उसने ये तो नहीं बताया, पर वह बहुत डरी हुई थी। क्या शहर में उसका कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं भाभी, वह तो बहुत ही शरीफ लगती थी। वह उसका कोई फ्रेंड भी नहीं, तो बॉयफ्रेंड कैसे होगा? और वो हर समय मेरे साथ ही रहती थी। अगर कोई है, तो गाँव में ही है। अब ना जाने उसके साथ क्या होगा। वह बहुत डरी हुई है। दोस्तों, क्या बाबा के खिलाफ अभी सबूत इकट्ठे कर पाएगा? बाबा का ढोंगी खेल क्या खत्म हो पाएगा? क्या अंकुर के बिना गौरी का यहाँ रहना, सबके साथ एडजस्ट करना मुमकिन हो पाएगा? जानिए कहानी के अगले पार्ट में।